आखिरकार इजरायली सेना को भी कुरान की ज़रूरत पड़ ही गई। गाज़ा के अंदर वैसे इन्होंने बहुत सारे कुरान जलाए हैं, मस्जिदों के अंदर अपमान किया है कुरान का, लेकिन अब उसी कुरान को ये लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमास को हराने के लिए, मिडिल ईस्ट में तमाम इस्लामिक देशों का बॉस बनने के लिए, तमाम इस्लामिक संगठनों को हराकर मिडिल ईस्ट का बादशाह बनने के लिए इजरायली सैनिकों ने अब कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने तमाम सेना को आदेश दिया है कि वो कुरान पढ़ें और उसको समझें। खासकर जो खुफिया विभाग हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनमें जो लोग काम करते हैं, जो सैनिक उससे जुड़े हुए हैं, वो लोग तो खासकर कुरान को पढ़ें और उसको अच्छे से समझें, साथ ही साथ अरबी भाषा को ज़रूर सीखें। इजराइल के अंदर 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो अरबी भाषा बोलते हों या समझते हों। ज़्यादातर वहाँ पर हिब्रू भाषा बोली जाती है, इसके अलावा इंग्लिश चलती है। तो अब कहा गया है अपने सैनिकों से खासकर कि वो अरबी भाषा सीखें और इस्लाम की जितनी ज़्यादा हो सके कुरान पढ़ के नॉलेज लें। हम सभी को मालूम है कि कुरान के अंदर हर एक चीज़ है, दुनिया की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद ना हो। अगर कुरान को ठीक से पढ़ लिया जाए तो इंसान सब कुछ कर सकता है। और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारी रिसर्च करने के लिए कुरान को पढ़ते भी हैं। तो अब कुरान को पढ़ने की बात इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कही जा रही है, और ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था, वो हमला इजरायली इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर था। हमास के बहुत सारे लोग इजराइल के अंदर घुसकर लोगों को बंधक बनाकर लेकर आए थे और इजराइल की खुफिया एजेंसियों को उसकी भनक तक नहीं लगी थी। दरअसल इजराइल चाहता है कि उसके सैनिकों को कुरान का अच्छे से ज्ञान हो जाए, इस्लाम क्या है उसका अच्छे से ज्ञान हो जाए और अरबी भाषा सीख जाएं, ताकि हमास या कोई और उनके खिलाफ कोई रणनीति बनाता है तो जो कोड नेम इस्तेमाल करता है, तो ये लोग अरबी में बातें करते हैं, हमास भी अरबी में बातें करता है, या कोई और देश है इस्लामिक देश ज़्यादातर अरबी में बातें करते हैं, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी उस कोड को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाती है, समझ नहीं पाती है कि ये क्या कोड नेम है। हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर के हमले में भी अरबी में कोई कोड नेम यूज किया था, उसको भी ठीक से समझ नहीं पाई थी इजराइल की खुफिया एजेंसी। इसीलिए कहा है कि ये जो कुछ भी करते हैं हमास के लोग या फिर ईरान या कोई और देश जो भी इस्लामिक देश है, इनके खिलाफ कोई भी रणनीति बनाता है तो वो अरबी में ही होती है। इसलिए अच्छे से अरबी को सीखें, कुरान को समझें, ताकि इनके कोड को हम अच्छे से रीड कर पाएं। कुरान को पढ़ने के पीछे का लॉजिक इनका यह है कि मुसलमानों की ताकत क्या है, मुसलमानों की कमजोरी क्या है, ये सब कुछ कुरान को पढ़कर समझना चाहते हैं। वैसे इन यहूदियों में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं जो कुरान को समझते हैं, सब कुछ अच्छे से जानते हैं, लेकिन सेना को खासकर अब आदेश दिया गया है कि वो भी इसको समझें। 2 साल की लड़ाई के बाद अब ये कुरान और अरबी का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गाजा के अंदर अभी कुछ देर पहले की घटना है, एक हवाई हमला हुआ एक मेडिकल पॉइंट पर। 15 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, 8 बच्चे और 2 औरतें। तो अभी भी लगातार हमले गाजा के अंदर जारी हैं। आइए अब बात हूतीज की कर लेते हैं। आज सुबह सुबह हूतीज ने फिर कई सारे हमले इजराइल की तरफ किए। इजराइल का जो कब्जाया हुआ वाला एरिया है फिलिस्तीन का, यरूशलेम हुआ, हेब्रोन हुआ, नेतनिया या अश्दोद, इन तमाम इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गए। आसमान में मिसाइलें देखी गई। हालांकि खबर ऐसी आ रही है, आईडीएफ ने बताया कि हमने उन सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है हूतीज के लिए कि वो लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं। हूतीज सीज फायर करेंगे ही नहीं। हूतीज का कहना है कि मारो या मरो, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि गाजा में अगर सीज फायर होगा तभी हम अपने हमलों को बंद करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हूतीज ने इजराइल के 2 जहाजों को टारगेट किया, एक को डुबो दिया, दूसरे को भी मारा। एटर्निटी सी नाम का एक जो जहाज कल शाम के वक्त में पकड़ा था, खबर ऐसी आ रही है कि इसके 4 क्रू मेंबर को बंधक बना लिया यमन के लोगों ने। यमन के अंदर अमेरिका का जो दूतावास है उसकी तरफ से कहा गया है कि हूतियों ने जहाज एटर्निटी सी के चालक दल के सदस्यों का अपहरण कर लिया है, हम उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। कल 4 लोगों की खबर आई थी कि उनको मार दिया है, लेकिन अब अमेरिका के दूतावास की तरफ से कहा गया है कि उनको अपहरण किया गया है, मारा नहीं गया है, उनको तुरंत छोड़ना चाहिए। तो ये हूतीज समुंदर के बादशाह हैं, इनसे शायद कोई जीत नहीं पाएगा।
दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। ये भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर ये प्राइमरी चुनाव जीते हैं। नवंबर के अंदर अब चुनाव होगा मेयर का, उसके प्रबल दावेदार ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्राइमरी चुनाव हुआ है उसमें भी इनको जीत मिली है। उस जीत के साथ अब ये मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। इनकी हाल ही में आपने काफी ज्यादा चर्चा सुनी होगी, खासकर तब जब इन्होंने नेतन्याहू को लेकर कहा। ये पक्के फिलिस्तीनी समर्थक हैं। इन्होंने नेतन्याहू से कहा था कि नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क की जमीन पर आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आदेश जारी किया हुआ है, गिरफ्तारी वारंट निकाला हुआ है नेतन्याहू का। तो अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंचता है तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा हुई थी, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात ये कौन कर रहा है। उस नेतन्याहू को उस जमीन पर गिरफ्तार करने की बात हो रही थी जो सबसे ज्यादा नेतन्याहू के करीब है। अब नेतन्याहू ने कहा, आपको मालूम ही है, अमेरिकी दौरे पर है, इसने कहा कि देखिए मुझे न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने का कोई डर नहीं है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वहां जाऊंगा और फिर देखेंगे क्या होगा। मैं उनके साथ वहां जाकर एक ही स्टेज को साझा करूंगा। मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है क्योंकि मैं ट्रंप के साथ जाऊंगा। पप्पा का हाथ पकड़कर जाएंगे तो क्या ही डर होगा। अकेले दुनिया में ये सरवाइव कर भी नहीं पाएंगे। पप्पा का हाथ पकड़ के जाएंगे स्टेज पर न्यूयॉर्क के अंदर। ये ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं, पक्के फिलिस्तीनी समर्थक हैं। भारत की मशहूर फिल्म निर्माता मीरा नायर और युगांडा के लेखक और मुंबई में पैदा हुए महमूद ममदानी के बेटे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी ऐसी छवि बनाई अमेरिका के न्यूयॉर्क में कि वहां का चुनाव जीत गए और नवंबर में ये मेयर का चुनाव भी जीत सकते हैं। अब इनको धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि देखिए आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, ऐसी बातें ना करें, आपको व्हाइट हाउस में आना पड़ेगा। चुनाव भी जीत गए तो व्हाइट हाउस में आना पड़ेगा, हम आपको वहां से निकाल देंगे। ज़ोहरान ममदानी को डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिस्ट बताते हुए कहा कि जो लोग इसको मेयर बनाएंगे न्यूयॉर्क का, वो लोग पूरी तरीके से पागल हैं। फिलहाल ये ज़ोहरान ममदानी इन दोनों से डर नहीं रहा है। न्यूयॉर्क के अंदर अगर ये मेयर बन जाता है तो ये कुछ ना कुछ तो बड़े फैसले लेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों की एक बैठक हुई जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ब्रिक्स देशों में चाइना है, रशिया है, अफ्रीका है, ईरान है और भी कुछ देश हैं। ये तमाम देश डॉलर को छोड़कर किसी और करेंसी में लेन देन करना चाहते हैं, इसीलिए ये ब्रिक्स संगठन बना है। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं इन तमाम देशों को कि अगर ब्रिक्स में शामिल होते हो और डॉलर का इस्तेमाल बंद करते हो तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। बस कुछ नहीं आता है, टैरिफ लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन अब ब्रिक्स के देशों ने भी इनको पलट कर जवाब देना शुरू कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। चाइना को भी बहुत डराने की कोशिश की थी इन्होंने टैरिफ के मामले में, लेकिन चाइना इनसे दबा नहीं। भारत को भी धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे क्योंकि आप ब्रिक्स में शामिल हैं। फिलहाल यमन से एक खबर आ रही है, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इनका नाम है निमिषा मिश्रा। ये इस वक्त यमन की जेल के अंदर बंद है। यमन की जो दूसरी सरकार है, एक तो हूतीस का एरिया है नसरुल्ला वाला, एक दूसरा उनका अलग सरकार चलती है, उनकी जेल में बंद है। 16 जुलाई को इनको फांसी दे दी जाएगी। दरअसल ये काफ़ी टाइम पहले यमन के अंदर गई थी। एक नर्स के तौर पर इन्होंने कई सारे हॉस्पिटल में काम किया। ये काफ़ी गरीब परिवार से थी। अपने परिवार को अच्छा रखने के लिए, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यमन के हॉस्पिटलों में जाकर काम कर रही थी। वहाँ पर इनको पैसा भी मिल रहा था। काफ़ी टाइम तक रहने के बाद इन्होंने फिर अपना एक क्लिनिक यमन के अंदर कर लिया। यमन के अंदर जो क्लिनिक किया था वो इन्होंने एक मेहंदी नाम के लड़के के साथ मिलकर किया था, क्योंकि यमन का एक कानून है कि वहाँ पर अगर कोई काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है तो एक लोकल का पार्टनर होना ज़रूरी है। यमन का कोई पार्टनर होना ज़रूरी होता है। तो मेहंदी नाम के लड़के के साथ इन्होंने एक क्लिनिक किया। जो बातें सामने आई हैं रिपोर्ट्स में उसके मुताबिक कि कुछ दिनों के बाद मेहंदी में और इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोस्त थे आपस में, फिर झगड़े शुरू हो गए। मेहंदी ने इसका पासपोर्ट भी रख लिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे और पासपोर्ट भी अपने पास रखा हुआ था ताकि ये यहाँ से जा ना पाए। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें बताई गई हैं कि उन्होंने फिर किसी शख्स से मुलाकात की और अपनी बात बताई तो उसने कहा कि
मेहंदी को नशा दे दो और उससे पासपोर्ट वगैरह लेकर आप यहाँ से निकल जाओ। तो इन्होंने मेहंदी को एक नशे का इंजेक्शन दिया। इनके ऊपर आरोप ऐसे लगे कि इन्होंने नशे का जो इंजेक्शन दिया था उसकी डोज इतनी ज्यादा हो गई कि उससे मेहंदी की मौत हो गई। साल 2017 में मेहंदी की लाश पानी की टंकी से बरामद की गई। उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अंदर रही। अदालतों में इनके काफी दिन तक केस चले, फिर इनको फांसी की सजा दे दी गई। अदालत में इनके वकील की तरफ से कहा गया कि इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, इनके जिस्म के साथ भी अत्याचार कर रहा था, जिससे निजात पाने के लिए इन्होंने अपना पासपोर्ट लेने के लिए उसको नशे का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज हो गई और वो मर गया। फिलहाल गल्फ कंट्रीज में ज्यादातर ये कानून है कि अगर कोई शख्स ऐसा दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी ही होती है, लेकिन एक ऑप्शन और होता है जो होता है राजीनामा। जिस शख्स की मौत हुई है उसके परिवार के साथ राजीनामा होता है, ब्लड मनी के तौर पर उस परिवार को पैसे दिए जाते हैं। अगर वो परिवार चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन मेहंदी का परिवार इनको माफ नहीं कर रहा है, ब्लड मनी भी नहीं दे रहा है। 10 लाख डॉलर की ब्लड मनी का ऑप्शन रखा था, लेकिन मेहंदी का परिवार ब्लड मनी भी शायद नहीं ले रहा है, जिसके चलते हुए अब 16 जुलाई मुकर्रर की गई है इनकी मौत की। देखते हैं कि इनकी फांसी होती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलकर इनकी फांसी टल जाती है। तो जो भी लोग बाहर रह रहे हैं भाई, बड़ा संभाल के रहा करें। छोटी सी गलती आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। जो भी हमारे भाई बहन बाहर रहकर काम करते हैं, हम सभी से यही कहेंगे, अपना ख्याल रखें।